सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, जानते भी हो ये कैसे बची है। खा रहे हैं जिस कला का नाम लेकर, वो हमें बदनाम लोगों ने रची है। बेशक मंच पर वो कुछ प्रस्तुति थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन साहित्य में जो कविता रोज पढ़ते हैं बच्चे, वो ऐसे ऐसे लोगों ने ही रची है। मैं बरेली से पधारे हुए हमारे प्रकाश निर्मल जी जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं, मैं उन्हें पुकारता हूं और पुकारता हूं ऐसे कि एक भिखारी आया एक आदमी के पास, कहने के भीख दे, कहने के भीख तो दूंगा पर एक बात बता, तू शराब पीता है? कहने के नहीं। तू जुआ खेलता है? कहने के नहीं। कहने के तू बुरे व्यसनों में है? बिल्कुल भी नहीं। कहने के तो मेरे घर चल, मेरे साथ खाना खाना और मैं तुझे भरपूर दक्षिणा दूंगा। कहने के वो क्या बात? कहने के मेरी पत्नी को मैं बताऊंगा कि जो शराब नहीं पीता, जो जुआ नहीं खेलता, जो व्यसन में नहीं फंसा, वो ऐसा भिखारी होता है। ऐसा ही व्यंग कसते हैं हमारे निर्मल जी। मैं पुकारता हूं बरेली से पता। जिस प्यार मोहब्बत से मुझे बुलाया, ईश्वर आपको भी बुलाया। सभी भाइयों को प्रणाम, बहनों को प्रणाम, मातृशक्ति के लिए 2 बार प्रणाम। 2 बार इसलिए कि मैं मेरे घर में भी है, उसको 3 बार प्रणाम, और इसलिए प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम को बार बार करना पड़ता है। थोड़ा सा आप भी जानते हैं इन बातों के लिए सही। जब मैं एक आपको बात सुनाता हूँ, घर की बात है और आप लोग तो सब मेरे भाई लोग हैं, आप लोगों से क्या छुपाना है। जब मैं घर से चला तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो दिल्ली? मैंने कहा वहाँ वो परिचय सम्मेलन है। बोले परिचय सम्मेलन क्या होता है? मैंने कहा वो शादी विवाह के लिए वहाँ परिचय होता है, लड़के लड़कियों की शादी की संबंध की बातें होती हैं, तो तय होता है वहाँ पर। तो कह रहे तू क्यों जा रहा भाई, तेरा क्या मतलब है? मैंने किसने बुलाया है? मैंने कहा अशोक जी ने बुलाया है। दिल्ली में अशोक जी रहते हैं ना, उन्होंने बुलाया है। बोले अरे उसकी तो स्वर्ग से कहा गई, वो तो इसलिए घबराया है, लेकिन तू ये बता कि तू क्यों हो रहा है? तू बता तू क्यों हो रहा है? खैर मैं दिल्ली आया। भाई आप लोगों की दिल्ली भी बड़ी अजीब है। मेरी तो तबियत घबरा जाती है। वहाँ मैं मेट्रो में गया तो मेट्रो में वो अनाउंस हो रहा था, वहाँ पर अनाउंस चल रहा था, कृपया दरवाजे से हट के खड़े हो, कृपया दरवाजे से हट के खड़े हो। मेरी समझ में नहीं आया, भीड़ इतनी थी, मैं समझा दरवाजे से हट के खड़े हूँ। मैं उसमें सट के खड़ा हो गया, मेरी टांग फंस गई। एक गार्ड आया, कहने लगा अच्छा निकाल 100 रुपए निकाल। बोले 500 रुपए निकाल, नहीं तो अभी अंदर कर दूंगा सारे, फिर ऊपर का रास्ता देखना पड़ेगा तुझे। भाई किसी तरीके से मैं वहां से निकला। ये भाई साहब तो बैठे हैं, चश्मा लगाए हुए, आप हमारे बरेली के हैं, इंजीनियर हैं, हाईवे में बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा धंधा लगाते हैं लोगों के लिए। एक दिन मैं इनके घर गया, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरी रिश्तेदारी की है, सारी बातें हैं। तो मैं एक दिन इसके घर गया तो वहाँ पर क्या कर रहे, कुत्ते के लिए बार बार कुत्ते को चूम रहे, बार बार कुत्ते को चूम रहे, बार बार कुत्ते को चूम रहे। मैंने कहा भाई साहब गणेश जी क्या कर रहे हो? अरे बोले भाई ये मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता है, मैं इसको बार बार चूम रहा हूँ, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, और जब तक मैं इसकी 2 4 6 10 बार चुम्मी नहीं ले लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई साहब आप इसकी कहाँ की चुम्मी लेते हो? मुँह की चुम्मी लेते हो, लेकिन मुँह तो इसका पीछे है, तो इसका पीछे आप चुम्मी कहाँ की ले रहे हो? एक बार बरेली, क्योंकि बरेली में रहता हूँ, हमारे बरेली में एक पागल खाना है साहब, तो वहाँ एक अक्सर चर्चा छिड़ी रहती है कि बरेली का पागल खाना बड़ा है या आगरे का बड़ा है, या आगरे में भी एक सज्जन है शायद कि आगरे का पागल खाना बड़ा है या बरेली का बड़ा है। तो एक बार मुझे आगरा गया मैं, तो जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर गया
तो टेम्पो वाले का टेम्पो भर चुका था। तो मुझसे बोला भाई साहब बैठिए, भाई साहब बैठिए। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा टेम्पो तो बिल्कुल भरा हुआ है, मुझे कहाँ बैठा लोगे? अरे बोले आप बैठिए तो मैं आपको बैठा लूंगा, आप बैठिए मैं आपको बैठा लूंगा। मैंने कहाँ बैठा लोगे? वो अपनी सीट से उतर के खड़ा हो गया और मुझसे बोला बैठिए भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब मैं तो चलो बैठ गया, लेकिन तुम कहाँ बैठोगे? बोले भाई साहब मैं दूसरे रिक्शे से आ जाऊंगा। तो मुझे पता लगा कि आपका बड़ा है। आपके सामने सीधी सीधी एक कविता आपको मैं सुनाऊंगा। कविता सुनाऊं मैं, लेकिन मुझे फिर अपनी घर की एक बात याद आ गई। मैं आपको, ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, इनको तो मैं जरूरी सुनाऊंगा। मेरी पत्नी, मैंने कहा भाई ये तुम 2 रोटी मुझे स्पेशल दे रही हो, इसका क्या मतलब है? कहने लगी मम्मी ने कही थी, मम्मी ने मुझे बताया था कि जो पहली रोटी है वो अपने आदमी को खिलाया कर, और जो आखिरी रोटी है, मैंने कहा पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। बोली मैं दोनों आपको खिला देती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोली मेरी मम्मी ने कही है कि पहली रोटी खाएगी और खिलाएगी तो गाय की तरह बिल्कुल सीधा रहेगा, और आखिरी रोटी खिलाएगी तो कुत्ते की तरह एकदम वफादार है, एकदम वफादार है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था बचपन में कि मुझे कविता करने का बहुत बचपन से ही शौक है। एक बार मैं कविता पढ़ रहा था, तो उस समय बहुत छोटा था, तो मैंने कविता पढ़ी। एक बहुत मुझसे उम्रदार सज्जन ने मुझे आके हाथ फूल डाले, मेरे गले में हाथ फूल डाले। कोई बात नहीं, मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि तुम तो बहुत बदतमीज हो, इतने बड़े आदमी ने तुम्हारे हाथ फूल डाले, तुम्हें उसके पैर छूना चाहिए। तो मुझे उनकी बात याद आई। मेरी शादी हुई तो जब पत्नी मेरी आई, उसने मेरे हाथ डाला तो मैंने हाँ, तो मैं आपको एक कविता सुनाने वाला था। हमारे यहाँ पागल खाना है, तो मैंने पागल खाने से एक कविता बनाई है, उसको मैं आपके सामने सुनाऊंगा और आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। अगर आपको कविता पसंद आए, अच्छी लगे, तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और ताली बजाकर आप जितना चाहें, जितनी खुशी हो उतनी ताली बजाइए और अच्छा लगेगा। मेरी हिम्मत बढ़ेगी आपसे, आप मुझे हिम्मत देंगे, मैं आपको दिल से। जैसे ही मैं पागल खाने गया, 501 चिल्ला। मैंने उससे कहा भाई ये 501 क्या कह रहे हो? मैंने उससे कहा कि भाई ये 501 क्या कह रहे हो? वो मुझे देखकर बहुत जोर से हंसा और पड़ोसी से बोला एक और हंसा। मैं मुझे देखकर बहुत जोर से हंसा और पड़ोसी से बोला एक और हंसा। 502 नंबर नोट किया जाए और इसको सामने वाला कमरा दिया जाए। 502 नंबर नोट किया जाए और इसको सामने वाला कमरा दिया जाए। अस्पताल के पागल खाने के कर्मचारी ने मुझे बताया कि इस पागल का नाम रमेश सरता है। इस पागल का नाम रमेश सरता है और ये हर नए पागल का ऐसे ही स्वागत करता है। ये हर नए पागल का ऐसे ही स्वागत करता है। एक दिन इसकी कविता सुनने के भाई साहब, फोटो वाले भाई साहब, ये कर्मचारी ने मुझे, अस्पताल के कर्मचारी ने मुझे बताया पागल खाने के कि इस पागल का नाम रमेश सरता है और ये हर नए पागल का ऐसे ही स्वागत कर रहा है। एक दिन इसकी कविता सुनने के लिए कोई नहीं मिला। करते करते अफसोस हो गया, बेहोश। पागल खाने का डॉक्टर घबराया। उसने इसके घर से इसके बाप को बुलाया। बाप से कहा कि भाई साहब, आपको अपने पुत्र की खातिर एक अच्छे श्रोता की तरह इसकी कविता सुननी होगी। एक अच्छे श्रोता की तरह इसकी कविता सुननी होगी। बाप बोला ठीक है भाई साहब। बाप बोला ठीक है, पुत्र की खातिर मैं श्रोता तो बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। पुत्र की खातिर मैं श्रोता तो बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले आपको अपनी 5 कविताएं सुनाऊंगा। पहले आपको अपनी 5 कविताएं सुनाऊंगा। एक के बाद एक कई कविताएं सुनने के बाद इसको तो आ गया पूर्णतया होश, लेकिन पागल खाने का डॉक्टर हो गया बेहोश। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी ने मुझे एक और पागल से मिलवाया। एक और पागल से
मैं दिल्ली में आया हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये जो सामने पागल खड़ा है, ये जो सामने पागल खड़ा है, खिड़की में आ रहा है, खुद का नाम नथुलाल मछुआरा बताता है। ये जो सामने पागल खड़ा है, खिड़की में आ रहा है, अपना नाम नथुलाल मछुआरा बताता है। जाल बनाऊंगा, मछलियां मारूंगा, जाल बनाऊंगा, मछलियां मारूंगा, हर समय यही चिल्लाता है। लेकिन 3-4 महीने से बिल्कुल ठीक नजर आता है। लेकिन अब 3-4 महीने से बिल्कुल ठीक नजर आता है। आज इसका आखिरी टेस्ट हो जाएगा और इसको अस्पताल से पागल खाने से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं उस पागल के पास गया, मैंने कहा भाई साहब, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे? वो बोला, सबसे पहले मैं अपने घर जाऊंगा, उसके बाद अपना ब्याह रचाऊंगा, उसके बाद अपनी पत्नी को बड़े प्यार से अपने कमरे में ले जाऊंगा और अपनी बात समझाऊंगा। यदि उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मारूंगा, जबरदस्ती उसकी साड़ी उतारूंगा, उससे जाल बनाऊंगा और मछलियां मारूंगा। मैं लाने की कोशिश की, मैंने आपको हंसाने की कोशिश की। मैं वास्तव में व्यंग्य कवि हूँ और व्यंग्य लिखा हूँ। अब मैं आपको कविता, असली कविता जिसकी वजह से मैंने ये कविता लिखी है, वो उसकी तरफ ले जा रहा हूँ। सुने साहब, इसके बाद अस्पताल के कंपाउंडर ने मुझे एक और पागल से मिलवाया। इसके बाद पागल खाने के कंपाउंडर ने मुझे एक और पागल से मिलवाया। ये जो सामने नौजवान पागल खड़ा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, सभी पागलों का सरदार है। इन पंक्तियों के साथ मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ अपनी बात। ये बेरोजगारी की बात है। हमारे देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम तो सावरों में आ गए हैं, इसलिए हमारी नौकरी नहीं मिल रही। हमारे पूर्वजों ने इतना पैसा नहीं छोड़ा कि हमारे, बाकी तो पूरे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी की मैं आपको बताऊं, मेरे एक भाई थे, राम मोहन उनका नाम था। उनका एक लड़का केवल सरकारी नौकरी किया करते थे। बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने कहा शराब मत पीना, लेकिन उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। मैं उनके पास एक दिन उन्हें समझाने गया। मैंने कहा भाई साहब, जब डॉक्टर ने मना कर रहा है तो आप शराब क्यों पीते हैं? उनका एक जवाब था, उनका लड़का बेरोजगार था, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरे लड़का क्या करेगा, उसे रोजगार कहाँ से मिलेगा, कैसे वो अपनी जिंदगी पालेगा। कहने लगे, मैं इसलिए शराब पीता हूँ प्रकाश कि मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। ये सत्य घटना है। आपको जानता हूँ, गणेश जी जानते हैं इस बात के लिए, और ये भाई साहब बैठे हैं, ये भी जानते हैं इस बात के लिए, तमाम लोग इस बात को जानते हैं। मैं बेरोजगारी की बात आपसे करना चाहता हूँ। देखिए आप, ये जो सामने नौजवान पागल खड़ा है, सभी पागलों का सरदार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, खुद को वक्त के सांचे में ढाल रहा है, रोजगार नहीं मिला इसलिए पागल खाने में पेट पाल रहा है। रोजगार नहीं मिला इसलिए पागल खाने में पेट पाल रहा है। मैं सोचने लगा, हे भगवान, मेरे देश को किस बात की सजा दे रहा है? मैं सोचने लगा, हे भगवान, मेरे देश को किस बात की सजा दे रहा है? आज मेरे देश का नौजवान अपने पेट की आग बुझाने के लिए पागल खाने का सहारा ले रहा है। आज मेरे देश का नौजवान अपने पेट की आग बुझाने के लिए पागल खाने का सहारा ले रहा है। इसके बाद मैं जैसे ही मुड़ा, एक पागल मेरी ओर बढ़ा। आज हमारे देश में भाई साहब, हेलो, थोड़ी देर और, क्या बात है, 2 मिनट बैठा, बस
कविता खत्म होने वाली है और मैं बाकी लोगों से कह दूंगा कविता ना सुना है थोड़ी सी बैठे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपको निश्चित तौर से आनंद आएगा। आपको अंतिम कविता के अंतिम लहर है ये। देखें साहब, मैं आतंकवाद की बात करना चाहता हूँ और उसमें आपका आशीर्वाद भी चाहूँगा। आज कश्मीर की हालत क्या हो रही है कि किस तरह से आतंकवाद घर में आतंकवादी घुस जाता है, घर बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उन्हीं से खाना बनवाते हैं, शराब पीते हैं, उन्हीं के साथ। बड़ी बुरी हालत है। मैंने अपनी इस कविता में इन पंक्तियों में आतंकवाद की बात कही है। इसके बाद जैसे ही मैं मुड़ा, एक हालत मेरी ओर पड़ा, रोया, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ में दबा हुआ एक कपड़ा दिखाने लगा। रोया और गिड़गिड़ाने लगा, हाथ में दबा हुआ एक कपड़ा दिखाने लगा और बोला, मेरे बेटे को बुला दो, ये कमीज उसे पहना दो। अस्पताल के कर्मचारी ने, पागल खाने के कर्मचारी ने मुझे बताया, ये पागल कश्मीर का एक किसान है, ये पागल कश्मीर का एक किसान है, गांव में इसका मकान है, उग्रवादियों ने इसके जवान बेटे को इसके सामने जिंदा जला दिया। उग्रवादियों ने इसके जवान बेटे को इसके सामने जिंदा जला दिया। ममता और उग्रवाद की लड़ाई में उसकी कमीज फट गई। ममता और उग्रवाद की लड़ाई में उसकी कमीज फट गई। इसके हाथ में जो कपड़ा है ये उसी की कमीज का टुकड़ा है। इसके हाथ में जो ये कपड़ा है ये उसी की कमीज का टुकड़ा है। ये उसी समय से ये कपड़ा अपने हाथ में लिए रहता है और हर आदमी से एक ही बात कहता है, मेरे बेटे को बुला दो, ये कमीज उसे पहना दो, मेरे बेटे को बुला दो, ये कमीज उसे पहना दो, मेरे बेटे को